आज हम सीखेंगे पूर्णांक। हमारे जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जब हम संख्याओं को धन चिन्ह यानी प्लस साइन या ऋण चिन्ह यानी माइनस साइन के साथ व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई का तापमान साधारणतः 0 से ऊपर ही होता है। इसे व्यक्त करने के लिए हम संख्या के आगे धन चिन्ह लगाते हैं। क्या आपको पता है ठंडी के दिनों में कई बार श्रीनगर का तापमान 0 से नीचे गिर जाता है। इसे व्यक्त करने के लिए हम संख्या के आगे ऋण चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह किसी इमारत में तल मंजिल से ऊपर की मंजिलें धन चिन्ह से दर्शाई जाती है, जबकि तल मंजिल से नीचे की मंजिलें जैसे पार्किंग या गोदाम ऋण चिन्ह से दर्शाई जाती है। किसी संख्या के आगे धन चिन्ह लगाने से बनने वाली संख्या कहलाती है धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, और ऋण चिन्ह लगाने से बनने वाली संख्या कहलाती है ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर। सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य का समूह कहलाता है पूर्णांक यानी इंटीजर। इस तरह से धन 1, धन 2, धन 3 इत्यादि संख्याएं जिन्हें हम बिना चिन्ह के भी व्यक्त कर सकते हैं कहलाती है धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह संख्याएं जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इत्यादि जिनके पहले ऋण चिन्ह लिखा जाता है कहलाती है ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांकों का मान 0 से छोटा होता है, जबकि धनात्मक पूर्णांकों का मान 0 से बड़ा होता है। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए इसे किसी भी चिन्ह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब आइए समझे क्यों पूर्णांक महत्वपूर्ण है। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए एक पंछी समुद्र तल से ऊपर 500 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके विपरीत एक मछली समुद्र तल से नीचे 500 मीटर की गहराई पर है। पंछी और मछली का समुद्र तल से अंतर गणित में व्यक्त किया जा सकता है। समुद्र तल से पंछी की ऊंचाई बराबर 500 मीटर और समुद्र तल से मछली की गहराई बराबर 500 मीटर। लेकिन क्या इस प्रकार से इनका अंतर व्यक्त करना सही होगा? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। यह गलत होगा क्योंकि दोनों समुद्र तल से विपरीत स्थानों पर है। पंछी समुद्र तल से ऊपर है जबकि मछली समुद्र तल से नीचे है। ऐसी विपरीत स्थितियों को व्यक्त करने में पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स असमर्थ होती हैं। ऐसी विपरीत स्थितियों को व्यक्त करने के लिए हम पूर्णांकों यानी इंटीजर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ हम समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई धनात्मक संख्या धन 500 मीटर से व्यक्त करेंगे और समुद्र तल के नीचे की गहराई ऋणात्मक संख्या ऋण 500 मीटर से व्यक्त करेंगे। इसी तरह इन पूर्णांकों को पढ़कर आसानी से पता किया जा सकता है कि धन 500 मीटर अंतर का मतलब है समुद्र तल के ऊपर 500 मीटर की ऊंचाई तथा ऋण 500 मीटर अंतर का मतलब है समुद्र तल से नीचे 500 मीटर की गहराई। अब आइए कुछ और स्थितियों में पूर्णांकों का प्रयोग देखकर इनकी समझ और अच्छे से बनाएं। मान लीजिए राहुल और रुचिका 0 स्थान से विपरीत दिशा में चलने लगे। राहुल 0 से दाईं ओर 5 कदम चलता है और रुचिका बाईं ओर 5 कदम। क्या आप बता सकते हैं 0 स्थान से इनकी दूरी कैसे व्यक्त की जाएगी? विचार करें। बिल्कुल सही, दाईं ओर चले कदमों को धन चिन्ह से व्यक्त करेंगे और राहुल की 0 स्थान से दूरी धन 5 से व्यक्त करेंगे। इसी तरह बाईं ओर चले कदमों को ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे और रुचिका की 0 स्थान से दूरी ऋण 5 से व्यक्त करेंगे। अब मान लीजिए हर्ष एक दुकान में आया है। यहाँ उसने कुछ चीजें खरीदी जिनका मूल्य हुआ ₹35। समस्या ये है कि उसके पास सिर्फ 30 रुपए है। ऐसे में हर्ष दुकानदार को 30 रुपए देता है और बचे 5 रुपए दुकानदार के पास उधार रखता है। क्या आप बता सकते हैं दुकानदार ने हर्ष द्वारा रखे उधार रुपयों को अपने खाता बही में किस प्रकार लिखना चाहिए?
सोचिए सोचिए। सही पहचाना। दुकानदार ने हर्ष के नाम के सामने ऋण 5 रुपए लिखना चाहिए, जहां ऋण चिन्ह व्यक्त करेगा हर्ष के पास उधार राशि। ठीक इसी तरह जब हम बैंक खाते में धनराशि जमा करते हैं यानी डिपॉजिट करते हैं, तो इसे धन चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, जबकि अगर धनराशि खाते से निकाली जाती है यानी विड्रॉल की जाती है, तो इसे ऋण चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। पैसों की बात चल ही रही है, तो आइए लाभ यानी प्रॉफिट और हानि यानी लॉस की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक व्यापारी 20 रुपए मूल्य की वस्तु 25 रुपए में बेचता है, जिस कारण उसे 5 रुपए का मुनाफा या लाभ होता है। चूँकि उसे 5 रुपए का लाभ हो रहा है, इसलिए इसे हम धन 5 रुपए से व्यक्त करेंगे। लेकिन अगर व्यापारी 20 रुपए मूल्य की वस्तु 15 रुपए में बेचता है, तो उसे 5 रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी कि उसे 5 रुपए की हानि होगी। इसे हम व्यक्त करेंगे ऋण 5 रुपए से। इस तरह से आज हमने सीखा पूर्णांक। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम सीखेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों की तुलना और पूर्णांकों को क्रम में व्यवस्थित करना। हमारे जीवन में कई स्थितियां आती हैं जब हमें किन्हीं भी दो पूर्णांकों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स करना आवश्यक हो जाता है। जैसे किसी दुकानदार को एक पेन बेचने पर 5 रुपए लाभ यानी प्रॉफिट होता है, लेकिन एक किताब बेचने पर 5 रुपए का नुकसान यानी लॉस होता है। आइए इन पूर्णांकों की तुलना करें। पूर्णांकों की तुलना करने के लिए संख्या रेखा एक उपयुक्त साधन है। आइए पूर्णांकों की संख्या रेखा बनाएं। सबसे पहले एक रेखा खींचिए और उस पर समान अंतर पर बिंदु अंकित कीजिए। इनमें से किसी एक बिंदु को 0 से व्यक्त कीजिए। आप किसी भी बिंदु को 0 से व्यक्त कर सकते हैं। जिस बिंदु को 0 से व्यक्त किया जाता है, उसके दाईं ओर 1, 2, 3 इत्यादि धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को व्यक्त किया जाता है। इन्हें धन चिन्ह यानी प्लस साइन के साथ यानी कि धन 1, धन 2, धन 3 इत्यादि से व्यक्त करना भी सही है। इसी तरह 0 के बाईं ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इत्यादि ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से यह बन गई पूर्णांकों की संख्या रेखा। यहाँ हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों की संख्या रेखा पर सभी धनात्मक पूर्णांक 0 के दाईं ओर होते हैं और सभी ऋणात्मक पूर्णांक 0 के बाईं ओर। यह एक क्षैतिज संख्या रेखा यानी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। इसी प्रकार से हम ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा यानी वर्टिकल नंबर लाइन भी बना सकते हैं। इस पर 0 से ऊपर धनात्मक पूर्णांक व्यक्त किए जाते हैं और 0 से नीचे ऋणात्मक पूर्णांक। इस वीडियो में हम क्षैतिज संख्या रेखा का ही प्रयोग करेंगे। अब अगर हमें संख्या रेखा पर धन 5 अंकित करना हो तो यह हम कैसे करेंगे? विचार करें। आपने बिल्कुल सही सोचा। चूंकि धन 5 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए हम 0 से दाईं ओर 5 कदम चलेंगे और धन 5 व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार ऋण 5 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए संख्या रेखा पर इसे व्यक्त करने के लिए 0 से बाईं ओर 5 कदम चलेंगे और ऋण 5 व्यक्त करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है और अगर हम बाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान घटता है। इसी समझ के साथ हम कह सकते हैं कि धन 5 ऋण 5 के दाईं ओर स्थित है, इसलिए धन 5 ऋण 5 से बड़ी संख्या है। ध्यान दें कि तुलना के लिए प्रयोग किए चिन्ह का मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ होता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब हमें पूर्णांकों को किसी क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक हो जाता है। जैसे किसी प्रतियोगिता में मीरा को धन 4 अंक प्राप्त हुए, रमन को धन 6 अंक प्राप्त हुए, समीर को ऋण 5 अंक प्राप्त हुए और अंकिता को ऋण 3 अंक प्राप्त हुए।
अगर हमें पता करना है सबसे ज्यादा या सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुए, तो इसके लिए हमें चारों के अंकों को किसी क्रम में व्यवस्थित करना होगा। इसके लिए हम इनके अंकों की तुलना करेंगे। आइए पहले मीरा और रमन के अंकों की तुलना करें। चूंकि संख्या रेखा पर धन 4 धन 6 के बाईं ओर है, इसलिए धन 4 धन 6 से छोटा है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धन 6 धन 4 के दाईं ओर है, इसलिए धन 6 धन 4 से बड़ा है। इसी तरह आइए समीर और अंकिता के अंकों की तुलना करें। ऋण 5 ऋण 3 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 5 ऋण 3 से छोटा है। या हम कह सकते हैं ऋण 3 ऋण 5 के दाईं तरफ है, इसलिए ऋण 3 ऋण 5 से बड़ा है। अब हम धन 4 और ऋण 3 की तुलना करेंगे। चूंकि धनात्मक पूर्णांकों का मान ऋणात्मक पूर्णांकों के मान से बड़ा होता है, इसलिए धन 4 ऋण 3 से बड़ा है। इसी के साथ हम दी संख्याओं को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, या आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी के साथ यह बता पाना आसान है कि सबसे ज्यादा अंक रमन को और सबसे कम अंक समीर को प्राप्त हुए हैं। इस तरह से आज हमने सीखा संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों की तुलना और पूर्णांकों को क्रम में व्यवस्थित करना। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांक से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्णांक यानी इंटीजर्स है? कई बार यह समझ होती है कि सिर्फ ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर्स ही पूर्णांक कहलाती है। इस समझ से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी तरह पूर्णांक के समूह में धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स और ऋणात्मक संख्याएं हैं, यह पता होता है। लेकिन यह मिथ्या धारणा होती है कि इस समूह में शून्य नहीं है, और ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ है कि पूर्णांक का समूह सभी ऋणात्मक संख्याओं, सभी धनात्मक संख्याओं और शून्य से मिलकर बनता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 2, प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स और पूर्णांक यानी इंटीजर्स में सही संबंध किस आकृति में व्यक्त होता है? कई बार प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के नामों में उलझन के कारण इनमें संबंध प्रस्तापित करने में कठिनाई होती है। इसके कारण ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 ये गलत जवाब दिए जाते हैं। सही समझ यह है कि प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक है। पूर्ण संख्याओं का समूह प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य रखने से बनता है, यानी कि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याएं भी आती हैं। इसी तरह से पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं रखने से पूर्णांक का समूह बनता है, यानी कि पूर्णांक के समूह में सभी पूर्ण संख्याएं और सभी प्राकृत संख्याएं भी आती हैं। इस समझ से ऑप्शन 3 सही जवाब है। इस प्रकार आज हमने देखी पूर्णांक से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे पूर्णांक के उदाहरण। भारत के 5 स्थानों के तापमानों की सूची नीचे दी गई है। इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों यानी इंटीजर्स में व्यक्त करें। अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो इसे धन चिन्ह यानी पॉजिटिव साइन के साथ व्यक्त किया जाता है। यहाँ दिल्ली का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस ऊपर, इसलिए इसे हम व्यक्त करेंगे धन 16 डिग्री सेल्सियस से। इसी तरह मुंबई का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, इसलिए इसे व्यक्त करेंगे धन 30 डिग्री सेल्सियस। अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो तो इसे ऋण चिन्ह यानी नेगेटिव साइन के साथ व्यक्त किया जाता है। दिए उदाहरण में हेमकुंड का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे, इसलिए इसे हम व्यक्त करेंगे
ऋण 13 डिग्री सेल्सियस से। इसी तरह द्रास का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे, इसलिए इसे व्यक्त करेंगे ऋण 20 डिग्री सेल्सियस से। अगला उदाहरण, रोहित के घर से मोहित का घर पूर्व दिशा में 20 मीटर के अंतर पर है। मीना का घर पश्चिम दिशा में 15 मीटर के अंतर पर है। समीर का घर उत्तर दिशा में 25 मीटर के अंतर पर है और सविता का घर दक्षिण दिशा में 5 मीटर के अंतर पर है। रोहित के घर से मोहित, मीना, समीर और सविता के घरों का अंतर पूर्णांकों में व्यक्त कीजिए। हमें रोहित के घर से मोहित, मीना, समीर और सविता के घरों का अंतर दिया है, इसलिए हम रोहित के घर का स्थान 0 से व्यक्त करेंगे। इस उदाहरण में हम पूर्व दिशा में गिना जाने वाला अंतर धन चिन्ह से व्यक्त करेंगे और उसकी विरुद्ध दिशा यानी पश्चिम दिशा में गिना जाने वाला अंतर ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे। इसलिए रोहित के घर से मोहित के घर का अंतर है धन 20 मीटर और मीना के घर से अंतर है ऋण 15 मीटर। इसी तरह उत्तर दिशा में गिना जाने वाला अंतर धन चिन्ह से व्यक्त करेंगे और दक्षिण दिशा में गिना जाने वाला अंतर ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे। इसलिए रोहित के घर से समीर के घर का अंतर है धन 25 मीटर। अब क्या आप रोहित के घर से सविता के घर का अंतर पूर्णांक में व्यक्त कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। आपका जवाब सही है। दक्षिण दिशा में गिना जाने वाला अंतर ऋण चिन्ह से व्यक्त किया है, इसलिए रोहित के घर से सविता के घर का अंतर है ऋण 5 मीटर। इस तरह से आज हमने देखे पूर्णांक के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित उदाहरण। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर निरूपित यानी रिप्रेजेंट कीजिए। किसी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचिए और उस पर समान अंतर पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए। इनमें से किसी एक बिंदु को 0 से व्यक्त कीजिए। आप किसी भी बिंदु को 0 से व्यक्त कर सकते हैं। अब पहली संख्या है धन 3, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। संख्या रेखा पर पूर्णांक धन 3 निरूपित करने के लिए हम 0 के दाईं ओर 3 कदम चलेंगे और जिस बिंदु पर हम पहुँचेंगे उसे नाम देंगे धन 3। अगली संख्या है 5। क्या आप बता सकते हैं यह धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक? सोचिए। आपने सही सोचा। धनात्मक पूर्णांक साधारणतः चिन्ह के बिना ही लिखे जाते हैं, इसलिए 5 एक धनात्मक पूर्णांक है। धन 3 की ही तरह संख्या रेखा पर संख्या 5 को निरूपित करने के लिए हम 0 के दाईं ओर 5 कदम चलेंगे और अंतिम बिंदु को नाम देंगे 5 या धन 5। अगली संख्या है ऋण 6। यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए 0 के बाईं ओर 6 कदम चलेंगे और जिस बिंदु पर हम पहुँचेंगे उसे नाम देंगे ऋण 6। इस प्रकार हम संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं के बीच इन चिन्हों में से सही चिन्ह का प्रयोग करें। यहाँ हमें दी संख्याओं की तुलना यानी कंपैरिजन करनी है और तुलना के आधार पर संख्याओं के बीच इन चिन्हों का प्रयोग करना है। इसके लिए हम संख्या रेखा का उपयोग करेंगे। संख्या रेखा पर अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या के दाईं ओर हो तो वह बड़ी संख्या होती है और अगर कोई संख्या दूसरी संख्या के बाईं तरफ हो तो वह छोटी संख्या होती है। आइए पहले 1 और ऋण 6 की तुलना करें। इसके लिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। धनात्मक पूर्णांक 1 0 से दाईं ओर 1 कदम की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा और ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 6 0 से बाईं ओर 6 कदम की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 ऋण 6 के दाईं ओर है, इसलिए एक बड़ी संख्या है और ऋण 6 छोटी संख्या। ध्यान दें, चिन्ह का खुला मुंह हम बड़ी संख्या की तरफ रखते हैं। ठीक इसी तरह
ऋण 5 और शून्य की तुलना करने के लिए आइए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। शून्य तो हमने पहले ही व्यक्त कर लिया है और ऋण 5 शून्य के बाईं ओर 5 कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा। चूंकि ऋण 5 शून्य के बाईं तरफ है, इसलिए ऋण 5 छोटी संख्या है और शून्य बड़ी संख्या। इसी तरह ऋण 3 और ऋण 2 की तुलना करने के लिए हम ऋण 3 और ऋण 2 को संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ऋण 3 ऋण 2 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 3 ऋण 2 से छोटी संख्या है और ऋण 2 ऋण 3 से बड़ी संख्या है। आज हमने देखे पूर्णांकों के निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का योग। हमारे जीवन में कई स्थितियां आती है जब हमें पूर्णांकों का योग यानी एडिशन ऑफ इंटीजर्स करना आवश्यक हो जाता है, जैसे लाभों का योग या हानियों का योग, तापमानों का योग, दूरियों का योग इत्यादि। आइए जाने ऐसी स्थितियों में पूर्णांकों का योग कैसे करें। चलिए शुरुआत करते हैं धनात्मक पूर्णांकों के योग से, यानी एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से। मान लीजिए एक दुकानदार ने एक पेन और एक पेंसिल बेची। उसे पेन बेचने पर ₹5 का और पेंसिल बेचने पर ₹3 का लाभ यानी प्रॉफिट हुआ। अगर हमें कुल लाभ पता करना हो तो हमें दोनों लाभों को जोड़ना होगा। पूर्णांकों की शुरुआती वीडियो में हमने यह सीखा है कि ₹5 का लाभ व्यक्त किया जाएगा धन ₹5 से। इसी तरह ₹3 का लाभ व्यक्त किया जाएगा धन 3 से। इस तरह से कुल लाभ होगा धन 5 धन 3। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों ही धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग प्राप्त करने के लिए हम इन्हें चिन्ह के बिना जोड़ते हैं और परिणाम के साथ धन चिन्ह लगाते हैं। इस नियम से धन 5 और धन 3 को चिन्ह के बिना जोड़ेंगे तो परिणाम आएगा 8 और फिर हम इसके साथ धन चिन्ह लगाकर कुल लाभ प्राप्त करेंगे धन 8। यहाँ धन चिन्ह व्यक्त करता है लाभ और उसके साथ लिखी संख्या व्यक्त करती है लाभ की राशि या मान। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुकानदार को कुल ₹8 का लाभ हुआ। क्या हम पूर्णांकों के योग के लिए संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का योग संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर व्यक्त किया जा सकता है, वैसे ही पूर्णांकों का योग भी संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। इसे हम धन 5 धन 3 के उदाहरण से समझेंगे। योग करने के लिए सबसे पहले पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएं। यहाँ पहला पूर्णांक है धन 5। चूंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से 5 कदम दाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुँच जाएंगे धन 5 पर। अब दूसरा पूर्णांक है धन 3। चूंकि यह भी धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम धन 5 के दाईं दिशा में 3 कदम और चलेंगे। इससे हम पहुँच जाएंगे पूर्णांक धन 8 पर, जो कि धन 5 धन 3 का परिणाम है। अब आइए जाने ऋणात्मक पूर्णांकों का योग यानी एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कैसे किया जाता है। मान लीजिए दुकानदार को पेन बेचने पर ₹5 की और पेंसिल बेचने पर ₹3 की हानि हुई यानी कि लॉस हुआ। यहाँ भी कुल हानि प्राप्त करने के लिए हमें दोनों हानियों को जोड़ना होगा। चूंकि हानि ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स से व्यक्त की जाती है, इसलिए हम पेन बेचने पर हुई हानि ऋण 5 से व्यक्त करेंगे और पेंसिल बेचने पर हुई हानि ऋण 3 से व्यक्त करेंगे, यानी कि कुल हानि होगी ऋण 5 धन ऋण 3। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। किन्हीं भी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग प्राप्त करने के लिए हम इन्हें चिन्ह के बिना जोड़ते हैं और परिणाम के साथ ऋण चिन्ह लगाते हैं। इस तरह से
-5 और -3 का चिन्ह के बिना योग होगा 8 और फिर हम इसके साथ ऋण चिन्ह लगाकर -5 धन -3 का परिणाम प्राप्त कर लेंगे -8। यहाँ ऋण चिन्ह व्यक्त करता है हानि और उसके साथ लिखी संख्या व्यक्त करती है हानि की राशि या मान। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि दुकानदार को कुल 8 रुपयों की हानि हुई। ऋणात्मक पूर्णांकों का योग प्राप्त करने के लिए भी संख्या रेखा का उपयोग किया जा सकता है। चलिए इसे -5 धन -3 के उदाहरण से समझें। पहले पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएं। यहाँ पहला पूर्णांक है -5 जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से 5 कदम बाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे संख्या -5 पर। अब दूसरा पूर्णांक है -3। चूंकि यह भी एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम -5 के बाईं ओर 3 कदम और चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे पूर्णांक -8 पर, जो कि -5 धन -3 का परिणाम है। इन दोनों उदाहरणों से एक बात आप समझ ही गए होंगे कि अगर पूर्णांकों का चिन्ह समान हो तो उन्हें चिन्ह के बिना जोड़ा जाता है और परिणाम के साथ जोड़ी जाने वाली संख्याओं का चिन्ह लगाया जाता है। अब अगर हमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए दुकानदार को पेन बेचने पर ₹5 की हानि हुई और पेंसिल बेचने पर ₹3 का लाभ हुआ। अब अगर हमें पता करना है दुकानदार को कुल लाभ या हानि कितनी हुई है, तो हमें इन दोनों को मिलाना होगा, यानी कि कुल लाभ या हानि बराबर -5 धन 3। ऐसी स्थिति में जब एक संख्या धनात्मक पूर्णांक है और दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक, हम संख्याओं का चिन्ह नजरअंदाज कर इनका संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ -5 का संख्यात्मक मान है 5 और -3 का संख्यात्मक मान है 3। फिर हम बड़े संख्यात्मक मान से छोटा संख्यात्मक मान घटाते हैं। इससे परिणाम प्राप्त होगा 2 और फिर हम परिणाम के साथ बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि -5 धन 3 का परिणाम प्राप्त होगा -2। इससे यह समझता है कि दुकानदार को 2 रुपए की हानि हुई है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का योग संख्या रेखा पर भी व्यक्त किया जा सकता है। चलिए इसे -5 धन 3 के उदाहरण से समझें। पहले पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएं। यहाँ पहला पूर्णांक है -5 जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से 5 कदम बाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे -5 पर। अब दूसरा पूर्णांक है -3। चूंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम -5 के दाईं ओर 3 कदम और चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे पूर्णांक -2 पर, जो कि -5 धन 3 का परिणाम है। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर पूर्णांकों का चिन्ह समान न हो तो बड़े संख्यात्मक मान से छोटा संख्यात्मक मान घटाते हैं और परिणाम के साथ बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो आज हमने पूर्णांकों के योग की निम्नलिखित 3 स्थितियां सीखी। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे।